हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने आपको सुबह आईईडी का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 अच्छे से रिवाइज करा दिया। आई होप आप लोगों ने उसको अच्छे से लर्न और रिवाइज कर लिया होगा। ये बिल्कुल भी स्किप मत करना, यह है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक्चुअली थियोरेटिकल सब्जेक्ट में प्रॉब्लम क्या है, हमें लगता है कि हमको पूरा चैप्टर आता है, कहानी की तरह हमने पूरा चैप्टर लर्न कर रखा है। लेकिन इंडियन इकोनॉमी में आपको लगभग 17 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें 10 क्वेश्चन तो एमसीक्यू ही होंगे, 7 क्वेश्चन ही होंगे लिखने वाले, राइटिंग वाले क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, अगर आप वो एनालाइज नहीं करोगे ना तो एग्जामिनेशन में आंसर लिख नहीं पाओगे। आपको लगेगा कि आप लिख लोगे, लेकिन फिर आप वो आंसर लिखोगे जिसमें क्वालिटी नहीं होगी, और आपको पेपर में 3 की जगह 2, 4 की जगह 3, इस तरीके से नंबर मिलेंगे। तो ये जरूरी है कि जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं उनको एनालिसिस करके जाना। तो ये वीडियो लगभग 20 मिनट की बनाऊंगा मैं, और इसके अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं चैप्टर 1 2 में, कोशिश करूंगा उसको अच्छे से कवर कर सकूं। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका आंसर ऐसे लिखते हैं। तो पहले चैप्टर से बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1, despite being the main occupation of 85% of country population during the British rule, agriculture sector continue to experience stagnation. इतने ज्यादा लोग खेती बाड़ी में काम करने के बाद भी एग्रीकल्चर ग्रो नहीं करता, स्टैग्नेंट है, यानी कि स्लो ग्रोथ या नो ग्रोथ। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी टू रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैकवर्डनेस ऑफ द एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में हमारा एग्रीकल्चर बैकवर्ड क्यों था, आपको बस उसके 2 रीजन देने हैं। तो कोई भी 2 रीजन, मैंने आपको बताया था स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, कई सारे रीजन बताए थे, इसमें जमींदारी सिस्टम, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ा था हम लोगों ने, स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट पढ़ा था। उसी तरीके से कोई भी 2, तो पहला इन्होंने जमींदारी सिस्टम, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, दूसरा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, या फिर आप लिख सकते हो कि स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कोई भी 2 लिखने हैं। तो एनी 2 पॉइंट को आपने क्या करना है, लिखना है, और उसको ब्रीफ लेने इन शॉर्ट में 3-3 4-4 लाइन में आपको एक्सप्लेन कर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, डायरेक्टली आपको नहीं पूछा, शुरू में एक लाइन दे दी फिर आपको पूछा गया। तो इको में ना क्वेश्चन में हिम्मत मत हारना, पूरा पढ़ना। क्वेश्चन वही पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल रहा है बस, और कुछ नहीं। Second, during the colonial period, a number of socio-economic indicators were in a class a dilapidated state. List any 3 such indicators that lead to the worsening of India demography. बिल्कुल सेम वही चीज है कि हमारा जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, इससे पिछला पॉइंट जो था वो एग्रीकल्चर की बात कर रहा था, यहाँ हमारा जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है वो कैसे बिगाड़ा अंग्रेजों ने, उसके लिए आपको 2 पॉइंट लिखना है। तो इंडियाज डेमोग्राफिक इंडिकेटर वर इन द डिलापिडेटेड स्टेट, यानी कि खराब स्थिति में था कॉलोनियल पीरियड में, किसकी वजह से? लिटरेसी रेट लो था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट लो था, इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट जो था वो काफी हाई था। तो आपने, इन्होंने बहुत सिंपल पॉइंट में लिखा हुआ है, लेकिन मैं बोलूंगा आप 1-1 2-2 लाइन जो है इसके बारे में लिखना जरूर, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है स्टेट, लेकिन अब टीचर जो होता है ना, बनाने वाले ने क्वेश्चन इस हिसाब से पूछा है, लेकिन टीचर देखता है कि यार इतना छोटा लिख दिया, तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। आप 1-1 2-2 लाइन जरूर, 1 से 2 लाइन जरूर इसको एक्सप्लेन कर देना, लिटरेसी रेट के बारे में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट। अच्छा, आप इसमें ना बर्थ रेट, अगर डेथ रेट लिखना चाहते हो ना 48 और 40, आप वो भी लिख सकते हो। बर्थ रेट डेथ रेट वाला पॉइंट जो है आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कोई भी 3 लिखने थे। The pre-independent periods, India occupational structure experience growing the regional variation. Occupational structure में मैंने आपको आज ही regional variation बताया था कि कुछ ऐसे states थे जिन्होंने धीरे धीरे अपने लोगों को, पंजाब हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, वो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया था, तमिलनाडु को शिफ्ट करना चालू कर दिया था एग्रीकल्चर से सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, जबकि उड़ीसा जैसे स्टेट जो है वो कंटिन्यू उसको क्या कर रहे थे, खेती बाड़ी कर रहे थे। तो जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद वैलिड जस्टिफिकेशन अबाउट द स्टेटमेंट एंड वैलिड एक्सप्लेनेशन। तो आपको अपनी भाषा में लिखना है, द प्री इंडिपेंडेंट पीरियड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एक्सपीरियंस अ ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन as part of Madras Presidency, Bombay, Bengal witnesses a decline in the dependence of workforce on the agriculture sector within a demonstrate increase in the manufacturing and service sector. There had been an increase in the share of workforce in agriculture in states such as Odisha, Rajasthan, Punjab. ठीक है, तो आपको यही बताना है, जो मैंने पॉइंट लिखवाया था ना रीजनल वेरिएशन, वही वाला पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। Fourth, during the colonial period, the occupational structure show a class lopsided movement. जो occupational structure था ना, वो एक तरीके से हमारा जो अच्छा नहीं था। occupational structure मतलब वो एक तरीके से ना कि किसी किसी स्टेट में जो है खेती बाड़ी
पे धीरे धीरे डिपेंडेंसी कम हो रही है और कोई कोई स्टेट्स पूरा खेती बाड़ी कर रहा है। तो सेम वही क्वेश्चन है, वही तरीके से अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। द ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड शो अ लॉपसाइडेड मूवमेंट एज द पार्ट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंट बॉम्बे बंगाल विटनेस अ डिक्लाइन द। तो यहाँ पे कुछ स्टेट, ये वही रीजनल वेरिएशन, यानी किसी एक साइड जो है वो अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर का, और एक जगह सिर्फ एग्रीकल्चर हो रहा है, तो इसके बारे में वही जो रीजनल वेरिएशन था, सेम वही पॉइंट है। आंसर देखो बिल्कुल, थर्ड का आंसर फोर्थ का आंसर बिल्कुल सेम है। 5. एन्यूमरेट एनी 3 इंफ्रास्ट्रक्चरल मूवमेंट एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। क्या क्या? रेलवे, पोस्ट और टेलीग्राम। ठीक है, तो रेलवे हो गया, इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राम हो गया क्लास, और पोस्ट हो गया, इवन डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड ट्रेड एंड सी लेन्स। तो ये भी देखो एक पॉइंट है, इवन रोडवेज ही बनाए थे, तो रोडवेज, सीवेज और रेलवेज, इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ हो गया, और पोस्ट का डेवलपमेंट किया था। तो पोस्ट कुछ बड़ा डेवलपमेंट है नहीं डाकिया का, तो इसीलिए यहाँ पे ये 3 पॉइंट लिखे। आप कोई भी 3 पॉइंट लिख सकते हो। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज कैरेक्टराइज्ड अ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस। हमारा जो फॉरेन ट्रेड था उसमें एक्सपोर्ट सरप्लस बहुत हाई था। However, this did not result any flow of gold or silver into India. फिर भी हमारे पास कोई गोल्ड और सिल्वर नहीं आया। क्यों? आपको रीजन देना है। दूसरा है एक्सप्लेन द rationale behind choosing the self-reliance and settled planning objective of India's development strategy. अच्छा ये देखो, समझो ये सेकंड चैप्टर का है, फर्स्ट चैप्टर का है। Throughout the colonial period, India's foreign trade was characterized by significant export surplus. Obviously, बहुत अच्छा खासा surplus generate होता. However, the surplus had been detrimental consequences for the country's economy. This export surplus did not bring gold silver into India. Instead, it was used to cover expenses incurred by the office set up by the colonial government in Britain, the expenses on the war fought by the Britain government, and the import of invisible item. यही 3 पॉइंट आप हेडिंग डाल के 3 पॉइंट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में रोमन नंबर में लिख देना, और जिससे हमारा पूरा का पूरा इकोनॉमिक सरप्लस जो था वो सारा का सारा ड्रेन कर दिया इन्होंने। तो ये पॉइंट मैंने बता रखा आपको, वही चीज इन्होंने पूछ रखा है। अगला, सेल्फ रिलायंस वाज अडॉप्टेड एज अ सेंट्रल प्लानिंग ऑब्जेक्टिव इन इंडियाज डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बाय द पॉलिसी मेकर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन: to reduce the dependence of foreign nations, the stress was laid on mobilizing domestic resources को grow करना है, foreign से dependency हटानी है। It was feared that development of import food supplies, foreign technology and foreign capital may increase foreign interferences in our policies. Obviously आप जिससे उधार लोगे ना वो आप पे हावी होता चला जाएगा, आपकी पॉलिसीज पे वो क्या करेगा क्लास, कहीं ना कहीं टांग अड़ाएगा। इसीलिए ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत रहेगा, ताकि अनाज के लिए हम किसी पे डिपेंड ना रहे और हमारी पॉलिसीज पे कोई इंपैक्ट ना डाले। तो क्वेश्चन वही पूछे जा रहे हैं, लेकिन पैटर्न अलग है। मैं ये बताऊं, चैप्टर को पढ़ने से ज्यादा जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करना। तो प्लीज ये वीडियो स्किप मत करना। मैं आज रात को भी चैप्टर 3 और 4 की वीडियो 9 बजे डाल दूंगा, और कल फिर 1 बजे, कल फिर 11 बजे में 9 बजे नहीं 7 बजे आज शाम को वीडियो आ जाएगी PYQ 3 और 4 की। 5 और 6 की कल सुबह 9 बजे, और कल शाम को 7 बजे 7 और 8 की वीडियो। तो कल तक हमें पूरा का पूरा IED 2 दिन दे दो, तन मन धन से IED पे खत्म कर दो। सोचो कल 16 तारीख है, कल के अंदर ही हमारा पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिर 2 दिन हमारे पास बचेंगे फिर से दोनों बुक को अच्छे से रिविजन करने के लिए, और 19 को तो हम फिर से रिवाइज करेंगे अच्छे से। मॉक टेस्ट कोशिश करूंगा क्लास कल तक आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट लॉन्च कर दूं, काम चल रहा है उस पर, SPC से ऐप पे आपको मिल जाएगा, तो उन मॉक टेस्ट को जरूर बना के जाना, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। 7. लैंड सीलिंग प्रमोट इक्विटी। बिल्कुल, जिनके पास ज्यादा जमीन है उनसे जब्त करो, जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन दो। सपोर्ट द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड एक्सप्लेनेशन। तो बस आपको इसे वैलिड एक्सप्लेनेशन देना कि स्मॉल फार्मर्स को जमीन दे रहे हैं, ताकि एक जो हमारी कंट्री में जो ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था ना किसानों के साथ, गरीब लोगों के साथ, वो खत्म हो सके, और ये एक तरीके से इक्विटी को भी प्रमोट करेगा। किसी के पास बहुत सारी जमीन है, किसी के पास जमीन ही नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं डिफरेंस खत्म करेगा। आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल देके लैंड सीलिंग को एक्सप्लेन कर देना। 8. Discuss briefly how institutional reforms यानी कि लैंड रिफॉर्म्स have played a significant role in transforming Indian agriculture. लैंड रिफॉर्म्स के जो पॉइंट थे ना वो आपको लिखने हैं विद बेनिफिट, जैसे लैंड सीलिंग, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, है ना, इसके बाद रेगुलेशन ऑफ रेंट। आपको कितने लिखने हैं इसके अंदर ना, इसमें बताया नहीं है, तो आप ना कोई भी 3 4 जितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा, एटलीस्ट 3 पॉइंट तो आपको लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, read the following text carefully and answer the given questions on the basis of the same.
कॉमन अंडरस्टैंडिंग। तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ अभी पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाई वाज ग्रीन रेवोल्यूशन इंप्लीमेंटेड एंड हाउ इट डिड बेनिफिट टू फार्मर्स। क्यों ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था? क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए थे अमेरिका के ऊपर। अमेरिका ने हमें धमकी दे डाली थी कि भैया हम आपको अनाज अब नहीं सप्लाई करेंगे। उस डर से हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट किया, और फायदे तो पता ही है आपको, सरप्लस, मार्केटेबल सरप्लस हो गया, बफर स्टॉक मेंटेन हो गया, प्राइसेस कम हो गए, पैदावार हमारी बढ़ गई, है ना, कोई भी लिख देना है 3। और फिर दूसरा, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद वैलिड एक्सप्लेनेशन। ग्रीन रेवोल्यूशन इनेबल द गवर्नमेंट टू प्रोक्यूर सफिशिएंट फूड ग्रेन एंड बिल्ड इट्स स्टॉक, इट कुड बी यूज्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शॉर्टेज। तो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, बफर स्टॉक वाला ही तो पॉइंट है कि सरकार अनाज इकट्ठा करती है और मुसीबत के समय में इस अनाज को यूज करती है। ओके तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर तो बिना पढ़े ही आप लिख दोगे, बट मैं कहूंगा एक बार पढ़ लेना। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बिगन इन मिड 1960, marking a transition from traditional agriculture to high yielding variety seeds and the associated modern agriculture technique. The need for introduction of green revolution in India, यहां से आपको बोला ना क्यों जरूरत पड़ी, है ना, क्वेश्चन पूछा था ना, देखो यहाँ पे why green revolution implemented, क्यों जरूरत पड़ी। The need for introduction of green revolution in India arose due to shortage of food grain in the post independent period। आपको पता है आजादी मिलने के बाद हमारा एग्रीकल्चर बिल्कुल स्टैग्नेंट हो गया था, एग्रीकल्चर में कोई ग्रोथ नहीं था। The government post-independent India wanted to ensure that self-dependence in terms of food grain production. Such effort coincide with the development of high-yielding variety seeds of wheat developed by the Dr. Norman class, यहाँ पे डॉक्टर नॉर्मन बर्लांग एंड हिज एसोसिएट इन मैक्सिको। इन्होंने एचवाईवी सीड्स को, मतलब फादर थे एचवाईवी सीड्स के। दीज सीड्स आर आल्सो नेसेसिटेड चेंज इन फार्मिंग टेक्निक्स सच एज एडिशन ऑफ। अब इन बीज को पनपने के लिए फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, बेटर इरिगेशन फैसिलिटी की जरूरत थी। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया स्टेट ऑफ पंजाब। ध्यान रखना, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में शुरू में लाया गया। तो यही रीजन था कि क्यों ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया टू ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन अवेलेबिलिटी इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। ग्रीन रेवोल्यूशन हैज इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ, ये दूसरा आंसर हो गया। फायदा क्या क्या है, तो यहां तक तो आया क्यों जरूरत पड़ी, इन्होंने एक लाइन में लिखा है, आप एक लाइन और लिखना फालतू, और फिर उसके बेनिफिट्स, बात खत्म। नेक्स्ट है, अच्छा नेक्स्ट ये पूछा गया है कि जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट इकट्ठा करती है। तो इसका तो आंसर डायरेक्टली आप खुद ही बना के लिख सकते हो। देखते हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है। In the early period of the green revolution in India, the focus was to acclimatize the new system with the more resource intensive agriculture method. The argument of introducing new crop variety was increase agricultural production in terms of higher crop yield. The seed introduced during the early period of green revolution in Punjab were not high yielding by themselves. These high yields were possible due to seed being highly responsive to certain inputs such as irrigation, water and fertilizer. आपको इस तरीके से केस स्टडी आएगा पेपर में, 100% आएगा, बट आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, ये आसान होते हैं। ये ऐसी चीजें जिसमें लिखना कम है, दिमाग कम लगना है, बस आपको क्वेश्चन देखने में बड़ा लगेगा। अब देखो मैंने बिना उस पॉइंट को पढ़े भी देखो अपने केस स्टडी को सॉल्व किया, तो टाइम की कमी पड़ती नहीं को, मैं आराम से, आप पढ़ो अच्छे से समझ के लिखो। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया दस class necessitated as a resource intensive process whereby those who could make significant capital investment could be benefit। तो जो पैसा लगा सकते हैं उनके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन फायदेमंद है, क्योंकि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर के लिए पैसा लगता है। Whereas those other become a more marginalized and region affected by practices. The green revolution in India, one hand the result derived from the green revolution help farmers to increase their yield and income। देखो ये हो गया ना फायदा, देखो रिजल्ट, देखो ऑन द वन हैंड द रिजल्ट डेराइव फ्रॉम द ग्रीन रेवोल्यूशन, तो फार्मर का क्या हुआ, आउटपुट बढ़ा, इनकम बढ़ा। ऑन द अदर हैंड द हेल्प टू गवर्नमेंट, सरकार को भी यहाँ पे अनाज को प्रोक्यूर करने में फायदा मिला। एजेंसी लाइक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दिस फूड ग्रेन रिजर्व वर हेल्पफुल फॉर क्रिएशन ऑफ बफर स्टॉक। यहाँ से यहाँ तक ऑन द अदर से लेके यहाँ तक लिख लोगे, यही पूरा का पूरा जो है सेकंड पॉइंट का, बी वाले पॉइंट का आंसर है। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है, देखने में पहाड़ जैसा, आंसर इतू सा, और वो भी देख के लिखना है आपको। तो इसमें गलती तो होंगी ही नहीं बिल्कुल भी, आप अपने आप से लिखोगे तो गलती हो भी जाएगी, इसमें कहाँ गलती होगी। एक्सप्लेन ब्रीफली the rationale behind the license raj under the industrial policy resolution 1956। लाइसेंस राज जो किया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में, तीनों स्केड्यूल के बारे में बताना, और बोला था कि भैया आप ये 17 काम, ये 12 काम, बाकी बचा कुचा काम प्राइवेट सेक्टर कर सकते हैं। द एम ऑफ लाइसेंसिंग राज अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन वाज टू कीप प्राइवेट सेक्टर अंडर कंट्रोल। प्राइवेट सेक्टर फायदे के लिए काम करते हैं, और 1947 के बाद हम फायदा नहीं कमा सकते थे कम से कम 50-100 साल तक, तो इसीलिए सरकार सारी चीज अपने हाथ में रख रही थी। न्यू इंडस्ट्री वाज अलाउड अनलेस अ लाइसेंस वाज ऑब्टेन फ्रॉम द गवर्नमेंट, तभी अलाउ होगा जब लाइसेंस लोगे, ताकि आपको एक परमिशन मिल जाए कि हाँ भैया आप ये काम कर सकते हो।
आप अपने आप से कोई भी काम नहीं कर सकते। दिस पॉलिसी इज टू इंश्योर रीजनल इक्वालिटी, तो रीजनल इक्वालिटी को भी ये प्रमोट करता है। इन्होंने बहुत छोटा लिखा है, अगेन यू हैव टू एक्सप्लेन फ्यू मोर लाइन्स। ग्रीन रेवोल्यूशन ट्रांसफर इंडिया फ्रॉम सब्सिस्टेंस ऑफ फूड ग्रेन टू फूड सरप्लस इकोनॉमी। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ अपने जीवन व्यापन के लिए अनाज उगा रहे थे, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद से हम लोग सरप्लस में आने लगे और हम लोग अपना अनाज बेचने भी लगे, जिसको बोलते हैं क्लास ये ट्रेड सरप्लस बोल दो, या फिर क्लास इसको ना सरप्लस बोलते हैं कि भैया आप जो एक्स्ट्रा आ गया मार्केटेबल सरप्लस बोल देते हैं कि मार्केट में बेचने के लिए भी हमारे पास अनाज इकट्ठा हो गया। बस आपको उसको एक्सप्लेन करना है। बिफोर द एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाज कंज्यूम्ड बाय द फार्मर्स देमसेल्फ इंस्टेड ऑफ बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। अपने लिए ही कंज्यूम करते थे, जो मैंने आपको बोला। ग्रीन रेवोल्यूशन लेड टू इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट, तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, ग्रेटर पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस व्हीट और राइस सोल्ड बाय द फार्मर्स टू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बेचा जाता है। दिस लेड टू अटेंटिव मार्केटेबल सरप्लस एंड कन्वर्टेड इंडिया इनटू फूड सरप्लस इकोनॉमी। ओके, सेकंड जो है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री इंडिया फॉलो द रेजिम ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट। तो दो रेस्ट्रिक्शंस लगाया था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी के अंदर, टैरिफ और कोटा। तो बस आपको टैरिफ और कोटा के बारे में देखो एक्सप्लेन कर देना है, खत्म। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के अंदर टैरिफ कोटा खत्म, क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शंस और टैक्सेस। In India, after 1947, land reforms were introduced at a large scale. In the highlight of the given statement, discuss any कोई भी regulation of rent कर लो, land sealing कर लो, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट आपको लिखना है। लैंड रिफॉर्म्स के अंदर इन्होंने एक पॉइंट लिख दिया, लैंड सीलिंग। बस आपको कोई भी एक पॉइंट लिखना है, दो मत लिखना, एक ही पूछा तो एक ही लिखना, दूसरे में फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है। In the post-reform period, the government of India decided to retain profit-making public sector undertaking (PSUs). It provided a special status to PSU to enable them expand the global market. अब ये जो चैप्टर है ना, ये आगे थर्ड चैप्टर का है, सेकंड चैप्टर का नहीं है, बट क्योंकि ये मिक्स पूछा गया था तो इसके अंदर डाल दिया गया है। थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है, मैं आपको आज शाम को कराऊंगा ना, तो अच्छे से समझ लेना। यस, इन ऑर्डर टू इंप्रूव द एफिशिएंसी, इन्फ्यूज प्रोफेशनलिज्म और इनेबल द पब्लिक सेक्टर। देखो, पब्लिक सेक्टर किसी को भी अगर आपको बेहतर परफॉर्म करना है ना, उसको एक टैग, एक उपाधि देनी पड़ेगी, उसको दूसरों से अलग करना पड़ेगा। तो सरकार ने पब्लिक सेक्टर अच्छे से काम करे, उसके लिए सरकार ने रिफॉर्म्स के बाद 1991 के बाद सरकार ने स्टेटस देना चालू कर दिया पब्लिक कंपनी को, जैसे महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। तो जो भाई कंपनियां जिस तरीके से कंपनी परफॉर्म करेगी उस हिसाब से उनको टैग मिलेगा महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न का, ताकि कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर सके और अच्छे से ग्रो कर सके, जो पब्लिक कंपनियां हैं, राइट। तो ये स्टेटस उनको दिया गया था। ये 3 पॉइंट अगर आपके आंसर में नहीं है तो कितने भी कहानी लिख लो, आपको नंबर नहीं मिलेगा। इलैबोरेट द रीजन owing to which the private sector was regulated under the industrial policy resolution 1956। तो बताओ क्लास क्यों 1956 के अंदर इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को रोक, वही जो आंसर आपने पहले पढ़ा था ना, सेम पॉइंट आया था ना, क्यों लेके आए रेजोल्यूशन 1956 में, क्यों बनाए 3 शेड्यूल, ताकि प्राइवेट कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग करने से रोकना। सारी चीजें सरकार अपने हाथ में रख रही थी। The Industrial Policy Resolution 1956 regulated the private sector through system of license. This policy aimed at achieving regional equality. The government made relatively easier to obtain industrial license for industrial units to be established in economical backward areas. Moreover, to ensure judicious use of resources owing to private sector, license were needed for expanding diversity. आप भी business को बढ़ाना है, business को expand करना है, नए-नए प्रोडक्ट साथ में लेके आना, उन सबके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी ताकि उनको कंट्रोल में लाया जा सके। Despite the implementation of Green Revolution, 65% of India population continue to engage in the agriculture sector till 1990. Justify the given state. Green Revolution आने के बाद भी ज्यादातर लोग अभी भी खेती बाड़ी ही कर रहे थे। Some economists argue that Green Revolution did not make much impact on occupational structure of country, as 65% of population continue to find the livelihood in agriculture. A major reason for this large proportion of population in agriculture, as the industrial service sector were not able to absorb the population working in agriculture sector grow कर रहा है। जब इंडस्ट्री ही नहीं होगी, सर्विस सेक्टर ही नहीं होगा, तो लोग कैसे शिफ्ट करेंगे एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर पे? इंडस्ट्रीज तो है ही नहीं ना, सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रीज तो बहुत कम है, तो लोग कैसे, अब जो प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है लेकिन वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके बेचने का भी तो काम होना चाहिए ना, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब चीज ज्यादा थी ही नहीं। तो इसीलिए ज्यादातर लोग अभी भी खेती, आज भी कंट्री में लगभग 50% लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, क्योंकि सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिया में इतना ग्रो नहीं हुआ है। मे बी आप लोग मेट्रोपोलिटन सिटी में रहते होगे तो आपको यहाँ पे बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, अच्छी सड़क, मेट्रो दिखती होगी, बट वो बहुत थोड़ा सा एक डॉट जैसा है। इंडिया बहुत बड़ा है। State the importance of growth and equity as the objective of Indian planning. आपको मैंने जेम्स बताया था ना, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंस। तो ग्रोथ और इक्विटी को आपने एक्सप्लेन करना है हेडिंग डाल के, पहले ग्रोथ और फिर इक्विटी, इन्होंने एक साथ कर दिया होगा, आपको अलग अलग करना है, ठीक है, और कुछ नहीं है। Green Revolution made India self-sufficient of food grain, but the criticize on ecological ground
डू यू अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, प्रेजेंट वैलिड रीजन फॉर सपोर्ट योर आंसर। ग्रीन रेवोल्यूशन ने पैदावार तो बढ़ाई, लेकिन कुछ क्रिटिसिज्म भी है इसके, तो क्या क्या क्रिटिसिज्म है ध्यान समझना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये और आपके दिमाग को खोलेगा एग्जामिनेशन में आंसर लिखने में। यस, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी लीडिंग टू सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन थ्रू आउट द यूज ऑफ HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, pesticide etc. These chemical fertilizer and pesticide lead to soil degradation, contamination of food product and various water bodies को pollute करता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से पैदावार तो बढ़ रही है लेकिन पॉल्यूशन भी हो रहा है, वो एक क्रिटिसिज्म है। Thus, although green revolution made India self-sufficient food grain, but it was criticized on ecological। देखो इकोलॉजिकल तो आपने BST के अंदर भी पढ़ा हुआ था ना क्लास, सोसाइटल कॉन्सेप्ट के अंदर आपने पढ़ा था ना, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो इन्वायरमेंट में ये कहीं ना कहीं पॉल्यूशन करता है और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज करने से लोग बीमार भी पड़ते हैं और पेस्टिसाइड छिड़कने से पंछियां उस पर आती हैं, जानवर आते हैं, खाते हैं फसल को तो वो मर भी जाते हैं और वही पानी में बह जाता है तो उससे पॉल्यूशन भी होता है। तो ये वाला पॉइंट क्लास एक तरह से चैप्टर नंबर 9 और ये एक मिक्स क्वेश्चन है, आपको पेपर में एक सिंगल नंबर का छोड़ना नहीं, अपनी भाषा में बना बनाकर अच्छे से लिखना है। Under the Industrial Policy Resolution 1956, the system of industrial licensing was introduced to promote same repeat question जो पहले पूछा गया था, regional promote regional equity। भैया अलग अलग स्टेट में इक्विटी को प्रमोट करने के लिए सरकार ने सारी चीजों को अपने हाथ में रखा और लाइसेंसिंग पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। बिल्कुल स्टेटमेंट वैलिड है और बिल्कुल आप इससे अग्री भी करोगे। डिस्कस ब्रीफली द एस्टिमेट्स मेड बाय नोटेबल स्कॉलर्स रिगार्डिंग द नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया। तो आपको ब्रीफली एस्टिमेट करना है नोटेबल स्कॉलर्स रिगार्डिंग द नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल ऑफ इंडिया। तो किसके एस्टिमेट को सबसे ज्यादा मान्यता दी गई थी? डॉक्टर VK RV राव। तो वही लिखा हुआ है, सेवरल नोटेबल स्कॉलर्स सच एज दादा भाई नारोजी, विलियम डिग्बी और क्लास फिंडले शिरास, VK RV Rao and RC Desai made earnest effort to calculate national income during the colonial period. Among these scholars, the estimate provided by Dr. VK RV Rao were considered very significant. However, the majority of these studies were revealed that country's overall real output growth during the first half of 20th century remains below than 2%, with the class mere annual क्लास यहाँ पे एनुअल क्राइटेरिया जो है वो जस्ट एनुअल ग्रोथ 0.5% है और जीडीपी जो है वो 2% से भी कम है, जीडीपी ग्रोथ रेट 2% से भी कम है। तो यार ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, मैं कहूँगा यार इसको आप जरूर लिख के प्रैक्टिस कर लेना। ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल डिफरेंट है और ये अगर पेपर में आ गया तो देखो ये तो आपने पढ़ रखा है कि किसका एस्टिमेट सबसे ज्यादा वैलिड माना गया था, सबसे ज्यादा क्लास सिग्निफिकेंट था डॉक्टर VK RV राव का, बट बाकी जो स्कॉलर्स दादा भाई नारोजी, विलियम डिग्बी और फिंडले और ये RC देसाई, इनके नाम जरूर 2-4 याद करें ना, क्या पता 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, 4 नंबर का हो, 2-2 नंबर में आए, 3 का हो, 1.5 नंबर का आए, तो मैं चाहता नहीं इसको आप मिस करो। बस खत्म। तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आते हैं, जो आपने पढ़ा आएगा उसी में से थोड़ा सा घुमा के, ट्रिकी करके, थोड़ा सा केस बना के आपके दिमाग को खोलने के लिए क्वेश्चन ये देता है। सीधा सीधा उठ के क्वेश्चन नहीं आता, थोड़ा सा घुमा के पूछेगा, बट आंसर सीधा ही लिखना है, आंसर नहीं पलटना, आंसर उसी अकॉर्डिंग लिखना है जैसे क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ तक पढ़ के याद करके आना। अब मैं इसके MCQ करा दूंगा और हमारा पूरा 1-2 चैप्टर अच्छे से खत्म हो जाएगा। शाम को 3-4 खत्म करके आधा सिलेबस आज किसी कीमत पे खत्म करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना और लाइव क्लास हमारी 17 को है शाम को 6 बजे, 18 को शाम को 6 बजे, 19 को सुबह 5 बजे। ये लाइव क्लासेस मिस मत करना, पूरा रिवीजन कराऊंगा ऑल योर डाउट्स के साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।